नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। पाकिस्तानी स्कैमर्स द्वारा फेक क्रिप्टो करेंसी एमकॉइन मीथर के जरिए भारतीय निवेशकों से 80,000 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बताया गया है कि इस योजना में करीब 5 करोड़ निवेशक फंसे हुए हैं। लखनऊ में संयुक्त सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पटेल ने जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से डीजीपी को ज्ञापन सौंपा और पीड़ितों के साथ शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी नागरिक वकास असगर और फवाद मलिक ने पंजाब निवासी मोहम्मद ताहिर के साथ मिलकर इस धोखाधड़ी की साजिश रची है। हम लोग आज ज्ञापन देने ये आए हैं कि एक विदेशी कंपनी है ये फवाद मलिक और वसाक असगर, ये लोग जो है क्रिप्टो और कॉइन्स के नाम पे एक स्कैम चलाते हैं और इसमें हिंदुस्तान के करीब 5 करोड़ आबादी को स्कैमर में बेवकूफ़ बनाया है और पैसे का दूना झांसा दे करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और करीब 80,000 करोड़ रुपए का स्कैम कर चुके हैं। और कहीं ये स्कैम इतना भारी ना हो जाए कि युवाओं के लिए जो है बहुत बड़े संकट में लेके चला जाए। और इस क्रिप्टो और कॉइन्स को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्व में कई बार जो है अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं और आरबीआई भी समय समय पर इस क्रिप्टो और कॉइन्स के स्कैमर को लेकर के गाइडलाइन जारी करती रहती है और सचेत करती रहती है। और जैसे क्रिप्टो और कॉइन्स में आज ये फवाद मलिक और असगर जो है हिंदुस्तान में करीब 5 लाख युवाओं को गुमराह करने का काम किया है और 80,000 करोड़ रुपए का स्कैमर करने का काम किया है। मैं शासन और प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इस स्कैमर की तुरंत जांच की जाए और जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उस दिशा में हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और युवाओं को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे पीड़ितों को। आपके साथ आज कितने लोग आए हुए हैं जो पीड़ित हैं? हमारे साथ करीब सैकड़ों पीड़ित लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनके साथ ये स्कैम किया गया है। आज आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, किसको ज्ञापन दिया है? ज्ञापन लैंड कमिश्नर को दिया गया है। लैंड ऑर्डर ज्ञापन में आश्वासन दिया गया है कि त्वरित कार्रवाई होगी और कार्रवाई नहीं होने की दिशा में हम लोगों ने ये बात रखी है कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग जो है इसका मुद्दा उठाएंगे और प्रदेशव्यापी जो है मुद्दा उठा के इसको जो है पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर सौंदर्यीकरण के दौरान निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि 35 to 40 मजदूर मलबे के नीचे दब गए हैं और घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अब तक मलबे से 6 लोगों को निकाला गया है जबकि कई मजदूर अब भी फंसे हुए हैं। घटना के वक्त स्लैब डालने का काम चल रहा था, तभी लेंटर भरभरा कर गिर गया। सत्येंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट, सदस्य रेलवे रोड DRUCC। आज ये रेलवे में अमृत भारत योजना के तहत कन्नौज में 3 स्टेशनों का चयन किया गया था। पूर्व में 2022-23 के, जिसमें कन्नौज को लिया गया था। इसके बाद गुस्सागंज और ये एक स्टेशन और है जिसमें कन्नौज में आज ये लेंटर इसमें डाला जा रहा था। उसी में क्या कमी हुई है तो बाद में जांच के बाद पता चलेगा। इसमें लेंटर इनका गिर गया है। गिरने से बहुत से मजदूर जो लेंटर डाल रहे थे वो लोग नीचे दब गए हैं। प्रशासन तत्काल हरकत में आकर के और डीएम साहब, एसपी और सदर एसडीएम और पुलिस प्रशासन और रेलवे के आरपीएफ, जीआरपी और सभी स्टेशन के जो भी कर्मचारीगण हैं सभी एक्टिव होकर के और स्थानीय लोग भी बचाव कार्य में उन्होंने सहयोग किया है। और जिसमें जिला अस्पताल और आपका क्या नाम मेडिकल कॉलेज एक्टिव मोड पर है प्रशासन की पहल पर।
और इसमें बचाव कार्य से बहुत सारे मजदूरों के 10 से 15 लोगों को जो है भेजा गया है। इनका राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं और कैजुअल्टी की ज़्यादा संभावना लग रही है। अब ये तो रिपोर्ट बाद में आएगी तब पता चलेगा, लेकिन हादसा बहुत ही दर्दनाक और भयानक है। धन्यवाद। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार आज दिनांक 11/1/2025 को 14:39 पर यह सूचना प्राप्त हुई कि कन्नौज रेलवे स्टेशन पर स्लैब कास्टिंग के दौरान 5 मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। घायलों को जिनकी ग्रीवियस इंजरी है उन्हें 50,000 रुपये और जिनकी सिंपल इंजरी है उन्हें 5,000 रुपये एक्स ग्रेसिया देने का अनाउंसमेंट किया गया है। रेलवे और राज्य सरकार की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। राहत बचाव का कार्य जारी है और डीआरएम कुछ ही क्षणों में वहां पर पहुंचने वाले हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा शहर के कई प्रमुख इलाकों से होकर गुजरे और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हुए। सुरक्षा के मद्देनज़र यात्रा के मार्गों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। शोभा यात्रा का आयोजन धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ किया गया। से लोगों ने ईद का शिला पूजन के लिए भेजा था। ये राजेंद्र नगर, ये लखनऊ लक्ष्मण नगरी, ये एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ पर लोगों ने लाखों की संख्या में भोजन के पैकेट बांटे थे। जब रामलला के कार सेवा में गए थे तो बड़ी बड़ी जगहों पर यहाँ पर पूरे स्कूल और तमाम जगह यहाँ पर थाना बन गए थे, जेल बन गए थे। लेकिन यहाँ के लोगों ने, राम भक्तों ने न जेल की परवाह करी। दिल्ली विधानसभा चुनावों के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। हरियाणा के पूर्व परिवहन मंत्री असीम गोयल ने अरविंद केजरीवाल पर राम मंदिर को लेकर दोमुंहपान और अन्ना हजारे के आंदोलन को खत्म करने का आरोप लगाया। गोयल ने कहा कि पहले केजरीवाल ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे और अब चुनावी लाभ के लिए राम के नाम का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल को अपने गुरु अन्ना हजारे के साथ धोखा देने और दिल्ली के पानी संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर गोयल ने इसे संत नातियों के लिए गर्व का क्षण बताया और इसे दीपावली के सम्मान मनाया। देखिए, मैं इतनी बात समझता हूँ, जो कभी कहते थे कि आज मेरी नानी बहुत दुखी होगी, यानी उनकी नानी दुखी हुई थी कि राम जी के मंदिर की घोषणा हो गई है। और आज वो ये कहने लग रहे हैं केजरीवाल साहब कि राम जी तो जी सबके हैं, राम केवल बीजेपी के नहीं है। हमने कब कहा राम बीजेपी के? राम तो सच्चे सनातनियों के हैं। और ये लोग, केजरीवाल जी तो सही मायने में ना अच्छा, मैं समझता हूँ, शिष्य बन पाए, जिन्होंने अपने गुरु के ही आंदोलन का गला घोट के अन्ना हजारे जी को पीछे करने का काम किया, ना ये सही मायने में अच्छे पिता बन पाए। अपने बच्चों की कसम बार बार खा के दुहाई देते थे, ना मैं, ना मेरा कोई नेता कोई बंगला लेगा, ना सिक्योरिटी लेगा, ना गाड़ी लेगा, और ना ये अच्छे मुख्यमंत्री के नाते साबित हो पाए। जितनी कस्में खाए, आज दिल्ली स्वच्छ पानी पीने को तरस रही है। आज यमुना मैया का नाला बनाकर इन लोगों ने छोड़ दिया है। जितने कामों की कस्में खाई, मुझे लगता है कि केजरीवाल जी की किसी बात को गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। ये केवल झूठ बोलने में इतने माहिर हैं। और केजरीवाल जी आज लेकिन राम के मंदिर के ऊपर, अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाने वाली, चाहे कांग्रेस हो चाहे केजरीवाल हो, आज एक दूसरे को जब गाली निकालते हैं, लेकिन लोग समझदार हैं और इस बार इनकी काट की हांडी दिल्ली में नहीं चली। आज प्रत्येक भारतीय के लिए, हर सनातनी के लिए और हर हिंदू के लिए, मैं समझता हूँ विश्व का कोई कोना हो,
आज एक अलग अनुभूति है और एक नई दीपावली, जैसे हम दीपावली को मनाते हैं अक्टूबर नवंबर में, जनवरी माह में भी जो दीपावली पिछली बार 22 जनवरी को हमने मनाई प्राण प्रतिष्ठा का, मुझे लगता है कि आज तक का विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था। उसकी डेट जो है अब देसी तारीखों के हिसाब से आज 11 जनवरी जो है वर्षगांठ हम मना रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। 500 सालों की हमारे पूर्वजों की इस संस्कार, इस संस्कृति को बचाने की जो मुहिम थी, वो हमने अपने जीवन में परिपूर्ण होते देखी है। हमने भी चाहे 92 का आंदोलन हो, छोटे बच्चे के नाते, उसमें स्वयंसेवक के नाते, कार सेवक के नाते जितना हो पाया हमने भी, अयोध्या जी का जब शिला पूजन हुआ जाने के लिए वहां, और जो बाद में वीडियोस दिखाई गई, तो सबके मन में कार सेवक के नाते मुझे लगता है कि हर आदमी कहीं ना कहीं राम मंदिर से जुड़ा रहा। हमारे सुबह से लेके हम राम राम जी कहने से लेके रात तक राम जी का नाम दिन में सैकड़ों बार लेते हैं। उस आराध्या है कि आज मंदिर की रामलीला की जो प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा हुआ है, मैं पूरे विश्व के सनातनियों को, हमारे पूरे जो धर्म प्रेमी साथी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान राम का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे, यही कामना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपराध और कानून व्यवस्था पर एक समीक्षा बैठक की और पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि हरियाणा पुलिस को साइबर अपराध के प्रभावी मुकाबले के लिए गृह मंत्रालय से पहला पुरस्कार मिला है। सैनी ने राज्य में 3 नए आपराधिक कानून लागू करने और नशा तस्करी पर नियंत्रण के लिए एक व्यापक अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। आज अपराध एवं कानून व्यवस्था के बारे में हमारे प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है और सभी पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों को अपराध तथा अपराधियों को विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के आदेश वो दिए गए हैं। मैंने यह भी कहा है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि राज्य में पूरी तरह से अमन चैन कायम रहे। मैंने यह भी संदेश दिया है कि अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और काम में कोताही बरतने वाले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अपराध की समीक्षा में यह भी पाया गया कि हरियाणा में अपराध दर में उल्लेखनीय कमी हुई है। पिछले अगर हम रिकॉर्ड देखें तो इस वर्ष अपराध में कमी आई है, जो संतोष का विषय है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में गत वर्ष राज्य में कमी दर्ज हुई है। इसके अलावा नशे के विरुद्ध एवं साइबर क्राइम के क्षेत्र में भी अच्छा काम हुआ है। अब तक 3,350 गांव, 876 वार्डों को नशा मुक्त करने का अभियान पुलिस द्वारा चलाया गया था, उसको घोषित किया है। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा पुलिस गृह मंत्रालय की तरफ से उनको प्रथम पुरस्कार भी मिला है। हरियाणा पुलिस को अपराध की रोकथाम के लिए मैंने फ्री हैंड दिया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक बड़ा साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां हजारों लोगों को लॉरियल नामक एक प्रसिद्ध कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी हुई। ठगों ने निवेशकों से 10 दिन में पैसे दोगुना करने का वादा किया था। पीड़ितों ने अपनी पत्नी के गहने, पशुधन और अपनी पूरी जमा पूंजी तक इस योजना में लगा दी थी। वे ठगों द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर पैसे ट्रांसफ़र करते गए, लेकिन सुबह तक उनका पैसा गायब हो गया।
अब अमेठी पुलिस पर इस ठगी से खोए हुए पैसे की वसूली और आरोपियों को पकड़ने का दबाव बढ़ गया है। लोरियाल एक कंपनी है जिस पे लोग विश्वास करते हैं, लोरियाल अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन उसके नाम पे साइबर ठगों ने यहाँ पे लिंक भेज के सबके साथ ठगी की है, जिसमें केवल अमेठी ज़िले से 50 करोड़ रुपए गए हैं 4 महीने के अंदर। और अपने ही लोगों के साथ जितने लोग जुड़े थे वो अपने को ही तो बताते थे कि हाँ भैया इसमें ये मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है, लेकिन किस तरीके का ऑफर देती थी ये कंपनी ऑफर देती थी कि भैया 45 दिन में इतना हम 2.5 गुना दे रहे हैं, 3 गुना दे रहे हैं, ये आप लगा दीजिए और परमानेंट आपके अकाउंट में आता रहेगा 12 बजे रात से। और लोग लगाते रहे। हमारे भी एक किसी मित्र ने कहा हमसे, हमने भी सलाह ली, समझ में आया, हमने भी लगा दिया और आता रहा। अब पिछले 31 दिसंबर के बाद से 1-2 जनवरी से जो है सिस्टम ऐसा हुआ कि बड़ा बड़ा लोभ दे के और सारा पैसा डकार के कंपनी यहाँ से चंपत होने की तैयारी में पूरी तरह लग क्या गई, समझो भाग ही गई। अभी भी लोगों को बेवकूफ़ बना रही है कि आप 6,000 का ये करिए, क्रेडिट कार्ड बनवाइए, आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप फ्रॉड से बचें और अब इस कंपनी पे एक भी रुपया ना लगाएं। आप किसान नेता हैं, आपकी कितना रुपया फंस गया? मेरा भी जो है 4,57,57,000 का जो है प्रोडक्ट लगा था इस कंपनी में, जो कि वापस नहीं आया और पेमेंट चला गया। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर लाडली बहन योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या घटाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि कांग्रेस ने कभी ऐसे प्रयासों को प्राथमिकता नहीं दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जैसा कि हमारी सरकार ने गठन के समय कहा था कि हमारी सरकार के द्वारा सभी विभागों की भर्तियां त्वरित गति से होती जाएगी और हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमने जिस प्रकार से निर्णय लिया है, आज लगभग 362 प्रकार के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है, जिसमें 256 कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी, इसी प्रकार से लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सकों के 70 पद, राज्य सेवा परीक्षा 2021 के चयनित नायब तहसीलदारों के 36 पद पे नियुक्त सभी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। साथ ही साथ मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि पीएससी के भी पिछले 3 वर्ष के अलग अलग प्रकार की परीक्षा इसी वर्ष कराते हुए हम सभी प्रकार के युवाओं की प्रतिभाओं को मौका देने का निर्णय कर रहे हैं। और युवा शक्ति मिशन के माध्यम से 12 जनवरी से जो हमने अपना अभियान लिया है, खास करके लाडली बहनों की राशि का वितरण भी शाजापुर जिले के कालापीपल तहसील से हम करके ये युवा शक्ति मिशन में युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में रोजगार की, अपने स्वरोजगार की, व्यापार व्यवसाय की, कृषि की, पशुपालन की, अन्य प्रकार के कामों को करते हुए हम सारी संभावनाओं को लेकर के युवा शक्ति प्रदेश और देश के हित में अपनी क्षमता योग्यता से आगे बढ़े, ऐसे अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ महिला, युवा, गरीब, किसान चारों सेक्टर में समान रूप से सरकार काम कर रही। खासकर आज चयनित हमारे सभी बंधुओं को मेरी अपनी ओर से बधाई और उम्मीद करेंगे कि ये इस प्रकार का क्रम लगातार चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लाडली बहना की है, लाडली बहना की 19 किस्त सरकार दे चुकी है, अब 20वीं किस्त देने वाली है, लेकिन इस बार हम दे रहे हैं। हमने कोशिश की है कि बहनों के लिए जितना बन पड़ेगा और भी अलग अलग रोजगार के साधन खड़े करते हुए उनको और भी मौका दे रहे हैं। और कुल मिलाकर के हमारी सबकी भावना है कि हमारी बहनों के सशक्तिकरण में हमारे त्योहारों को भी जोड़ रहे हैं। इसलिए मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर हमने युवा शक्ति मिशन में युवा के साथ साथ बहनों को भी जोड़ने का प्रयास है। 60 साल की उम्र। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।